अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आईनी तरमीम हुकूमत करना चाहती है और बार बार इस बात का इजहार कर चुकी है कि 25 अक्टूबर यानी मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले करने का इरादा रखती है। ऐसा क्यों है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल बहुत सी बातें इस तरमीम से मुतल्लिक खुलकर बता दी। महर बुखारी के साथ बात करते हुए पहले तो उनसे जब सवाल हुआ तो उसका बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि 25 से पहले ही क्यों, जब आप बारहा ये भी कहते आए हैं कि मंसूर अली शाह के ऊपर आप एतमाद करते हैं, मंसूर अली शाह पर यकीन रखते हैं, तो फिर ये क्या जवाज़ हुआ कि एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ ये भी कि 25 तारीख से पहले ही आईनी तरमीम करनी है? बिलावल साहब ने क्या कहा, सुनिए ज़रा। आगे जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि हुकूमत का ये तासुर है और वो दुरुस्त तौर पर तासुर है कि अदलिया के कुछ मेंबरान अदालती इस्लाहात को रोकने के लिए हुकूमत के नंबर्स को कम कर रहे हैं और एक्टिवली कुछ महीनों पहले से जब उनको बताया गया इन अदालती इस्लाहात से मुतालिक कि तभी से सारा का सारा मामला चला आ रहा है। क्या कहा वो भी देखिए। बिलावल साहब कहते हैं कोई ज़िद या मजबूरी नहीं, एक सियासी हिकमत अमली है और इस सियासी हिकमत अमली के ऊपर मैं यकीन करता हूँ। नज़र भी आ रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुख्तलिफ बाज़ के भी उन्होंने दौरे किए, मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आईनी तरमीम जो हुकूमत करने का इरादा रखती है उसको भरपूर तौर पर डिफेंड कर रहे हैं। बट ये जो वजाहतें दी हैं और बड़ी बातें की उन्होंने इस इंटरव्यू में खोल कर, क्या मंसूर अली शाह से मुतल्लिक खदशात आईनी तरमीम को जवाज़ फराहम करते हैं, हाँ या नहीं? हमारे पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं उमर चीमा साहब, सुहेल वड़ैत साहब, शहजाद इकबाल साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, बिलावल साहब जो वजाहत पेश कर रहे हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक हो और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर हैं उनसे मुतल्लिक भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, या फिर वो जवाज़ बनाते हैं पूरा का पूरा जो अदालत के अंदर हुकूमती मामलात से मुतल्लिक बातें चल रही हैं, कहाँ तक उनकी बात में वजन है? देखिए अलीना, ये है तो दोनों अदारों के दरमियान एक अदम एतमाद तो पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान, और जो उनको अमेंडमेंट की ज़रूरत पेश आ रही है और वो जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे कि उनके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे, वो दर दर पे जा रहे हैं, लोगों के तरले कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें, तो ये डेफिनेटली ये उनके लिए एक बड़ी हाई स्टेक गेम है और उनको ये लग रहा है कि जैसे अगर ये अमेंडमेंट नहीं होगी तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। और हमारी एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री भी है कि मुख्तलिफ टाइम्स पे जजेस ने गवर्नमेंट भेजी और ऐसा भी हुआ कि लगा कि जो फैसला है वो बड़ा अनफेयर था। अभी रिसेंटली जो जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली हैं, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने पनामा पेपर के हवाले से जो फैसला था जो 3 जजेस ने किया था वो कामा वाला, उस पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की कि वो किस तरह उन्होंने उसको केस में शामिल कर लिया जिधर उसका जिक्र ही नहीं था। और अभी भी जो बिलावल बात कर रहे हैं उसमें जो उन्होंने बात की कि हमने इनको आईनी तरमीम दिखाई और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आ गया, तो ये नशिस्तों वाला फैसला भी तो ऐसा है ना कि इसमें 187 जो मुकम्मल इंसाफ देने का सुप्रीम कोर्ट ने तहैया किया या दे दिया, वो भी ऐसी चीज थी कि जिसका तकाजा ही नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के भी अपने इश्यूज हैं नहीं कि हमें एक ओवरऑल हमारा एक फोकस रहता है और इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा एक अहम रोल रहा है, लेकिन कोई जुडिशरी का भी कम नहीं रहा। अभी जो बिलावल ने बात की है कि कुछ जजेस ऐसे हैं कि जिनसे एक खतरा है, वो बात दुरुस्त है। हालांकि अगर वैसे मंसूर अली शाह साहब को देखा जाए तो शाह साहब जो हैं वो उतने जो जेट ब्लैक नहीं है, यानी कि जिस तरह बाकी लोगों के बारे में एक राय दी जाती है ना कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं बड़े, या एक खुल के जिनकी कोई लॉयल्टी बड़ी बियॉन्ड एनी डाउट है, शाह साहब का ऐसा नहीं है। शाह साहब का जो तरमीम वाला मसला था, नैब तरमीम शाह साहब से मसला क्या है? क्या कह रही हैं? तो फिर शाह साहब से मसला क्या है सर? शाह साहब अलीना देखिए, ओवरऑल जो एक इस टाइम क्या कहते हैं जो जिस तरह की एक सियासी तकसीम पाई जाती है उसमें तमाम अदारे भी तकसीम हो गए हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था शाह साहब का कि वो फैसला अगर देखा जाए तो उसमें वो पीटीआई के खिलाफ जाता था। उन्होंने कहा कि ये तरमीम के लिए हमारे पास क्यों आए हैं, जब तरमीम हो रही थी तो इनको चाहिए था कि ये पार्लियामेंट में जाते। लेकिन अब जो फैसला आया, मौजूदा फैसला आया, उसमें लोग पुरानी बात भूल गए, ये वाली आ गई। और ये वाली ऐसी बात है
कि जिसमें जो तफसीली फैसला आया उसमें भी खतरे की घंटियां थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी, और ये कि जो इलेक्शन कराए गए हैं वो ठीक नहीं हुए, उसमें इशारे थे। और साथ उन्होंने कहा कि एक दो केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, लिहाजा हम अभी डिटेल में नहीं जाते। तो उससे उनके तेवर नजर आ रहे थे कि वो बाद में लग सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसके पास अब ये कोई लग्जरी नहीं थी कि वो इंतजार कर लेते थे कि हो सकता है ऐसा ना करे। तो उनके लिए ये बड़ी हाई स्टेक गेम है, और उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी लगता है कि जो ये पॉलिटिकल आर्डर है, अगर ये दोबारा से सैबोटाज होता है तो उसके बाद जो इकोनॉमी को, चीजों को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सारी जाएंगी। तो इसलिए इनके लिए नागुज़ीर है, इनके लिए आप समझिए कि लाइफ लाइन है। जो आईनी तरमीम है बेसिकली ये एक सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद है। अगर एतमाद होता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा इनको तगोदो करते ऐसे टाइम पर कि जब इनके पॉलिटिशियंस को तो है, बट एस्टैब्लिशमेंट को भी की राय भी है पॉलिटिकल मामलात के ऊपर। ये आपने मजे की बात की। लेकिन मुझे ये बताइएगा, चलें दूसरे पार्ट के ऊपर तो आपने कह दिया ये तासुर बिल्कुल हुकूमत का दुरुस्त है आपके ख्याल में भी, लेकिन बिलावल साहब जब ये बात करते हैं कि कुछ जजेस हैं उनके ख्याल में जो मावराए आइन, मावराए कानून फैसले करते हैं और वो बिल्कुल नहीं टॉलरेट किया जाना चाहिए, और मंसूर शाह साहब उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये बात क्या जायज़ है? अलीना, इस टाइम कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारी सियासत में हो या जुडिशरी में हो या किसी और अदारे में हो कि जिसको एक मुकम्मल एतमाद हासिल हो, इवन अपने अदारे का। तो इतनी ज्यादा तकसीम है, और ये तकसीम जो इवन जुडिशरी में आई है वो भी हम देख रहे हैं कि 2-3 जो चीफ जस्टिस साहबान का टेन्योर है उसमें हमने देखी है। अगर वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि अपने साथियों को कंट्रोल कर पाए, तो अभी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका भी ऐसा नहीं था, यानी कि इनका जो जस्टिस मुनीब हैं या और कई उनके हम ख्याल लोग हैं, तो वो तो यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई इनका कोई वो इनके कंट्रोल में है। सादा अल्फाज में कि कुछ लोग या एक कोई शख्स या कुछ अफराद या जजेस को कंट्रोल करने के लिए पूरा ढांचा अगर तब्दील हो जाए अदालती, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, आपको लगता है वो जस्टिफाइड है? नहीं, कबाहत या जस्टिफाइड वाली बात नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली ये है कि मैं तो आपको खतरात की बात कर रहा हूँ, एक अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ। ये कुछ अफराद का मसला नहीं है। अगर कुछ अफराद पूरा सिस्टम लपेट दें तो जो सिस्टम के स्टेक होल्डर होते हैं उनके लिए तो वही कुछ अफराद जो है वो खतरा होते हैं ना, उनके अलावा उनके लिए कोई खतरा नहीं होता। शहजाद इकबाल साहब, ये आखिरी वाली बात उमर चीमा की बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अलीना, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं पहले जो असल सवाल है, जो मामला है, उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि देखें ये आईनी अदालत के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई इंटरव्यूज दिए हैं, और उस वक्त वो जवाब जो पेश कर रहे थे वो ये था कि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो बैकलॉग खत्म करने के लिए आपको आईनी अदालतों की जरूरत है, क्योंकि 90% टाइम सुप्रीम कोर्ट का आईनी मामला, सियासी मामलात में गुजर जाता है, जो कि बात ऑब्वियसली कहीं से फैक्चुअली साबित नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है, बल्कि लोगों की राय इससे बरक्स है कि 90% टाइम नहीं निकलता है पॉलिटिकल केसेस और आईनी केसेस में। तो पहले तो ये जवाब था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि बिलावल साहब जो है वो अपने कार्ड्स शो कर रहे हैं, और बाकायदा मंसूर अली शाह साहब पे उनका अदम एहसास लगता है। वो कहते तो हैं कि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहना कि अदलिया को जब बताया गया इस अमेंडमेंट के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं एतराज किया, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का फैसला है, लेकिन बाद में जो है रिजर्व सीट का फैसला आ गया और हुकूमती जो जमातें उनकी सीटें कम कर दी गई। फिर ये जो कल इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कंट्रोल क्यों करना होता है। चीफ जस्टिस या तमाम जजेस जो है दे ऑल आर इक्वल। जब आप ये कहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि माजी में कुछ सियासी फैसले हुए हैं जजेस की जानिब से, जिसमें 63A की मिसाल दी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मिसाल दी, और वो अगर उनकी मिसालें हैं तो 63A वाले मामले पे तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो काजी फाइजर साहब के साथ खड़े रहे। वो फैसला तो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था, एतराज मुनीब अख्तर साहब पे हो सकता है। इस वक्त भी जो रिव्यू बेंच बना था इसका, उसमें पहले मंसूर अली शाह साहब को डाला गया था, बाद में फिर काजी फाइजर साहब ने उनको नॉमिनेट किया था, बाद में फिर वो बेंच दोबारा तब्दील हुआ और उसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं था। तो जो 63A वाला मसला है उस पर तो जो हमें पता है, जब बंदियाल साहब के टाइम से ये फैसला आया था तो उस वक्त जजेस की डिवीजन क्या थी, जो अभी उमर चीमा भी जजेस की डिवीजन की बात करें, तो उसमें काजी फाइजर साहब को तमाम मामलात पर
मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े होते थे या मंसूर अली शाह साहब काजी फाइज साहब के साथ खड़े होते थे। वो जो बंदियाल कैंप था वो तो एक डिफरेंट कैंप था, उसमें तो मंसूर अली शाह साहब नहीं थे। तो इसलिए मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरा जो है, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी फैसले, तो फिर सियासी फैसला तो रिजर्व सीट को भी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि जो है सियासी फैसला दिया गया, पीटीआई को बेनिफिट दिया गया है। तो जब ये फैसला दिया गया तो काजी फाइज ये साहब चीफ जस्टिस थे, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट को, ना ही कंट्रोल करना काम है चीफ जस्टिस का। जो एक कंट्रोल कम करने की कोशिश की गई थी वो तो चीफ जस्टिस का था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, जिसपे पावर उनके डिवॉल्व किए गए थे। अब वो पावर भी एक ऑर्डिनेंस जो कि बिलावल साहब के वालिद साहब है, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनके दस्तखत से वापस उनको वो पावर दिए गए हैं। तो इसलिए जो कंट्रोल वाली बात है मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और मिसालें इसकी ले लें आप, अगर आप सिंबल वाला जो फैसला था जो काजी फाइसा साहब ने दिया था, उस पर बहुत सारे लोगों की राय है कि ये भी एक पॉलिटिकल फैसला है। तो अगर ये जवाब आप पेश कर रहे हैं कि नहीं कुछ फैसले सियासी हैं और जो मंसूर अली शाह साहब अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो वो इन सियासी फैसलों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। सिंबल फैसला काजी फाइसा साहब का था, उस पर भी तनकीद होती है, तो उस पर तो हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, बड़ी सब्जेक्टिव की बात है। लेकिन जो रिजर्व सीट वाला मामला भी है, अगर उसको भी आप देखें अलीना, जो सारा एक मसला है इस फैसले पर, जाया आफरीदी का एक इख्तलाफी नोट था, कुछ जजेस ने और इख्तलाफ किया था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जो राय रखने वाले कानूनदान है, एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट, वो इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि लीगली कोई इस केस को इतना कि बुरा नहीं है, कि लीगली उसको जस्टिफाई भी किया जाता है कि 187 का इस्तेमाल है, उसको एक कानूनी तौर पर दुरुस्त केस कहा जाता है। लेकिन हो सकता है किसी की कानूनी राय मुख्तलिफ हो। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल फैसला था और ये फैसला इसलिए किया गया ताकि रिजर्व सीटें जो है कम कर दी जाए। और मैं तो इस हद तक अलीना वैसे कहना चाहूंगा, लेट सपोज एक मफरूजा है, बिलावल साहब की बात अगर दुरुस्त मान ले या जो तनकीद करें उनकी बात दुरुस्त मान ले कि ये एक सियासी फैसला था। इस सियासी फैसला के पस मंजर क्या है? एक शख्स जिसको नजर आ रहा है कि उन्होंने पहले हाई कोर्ट में सर्व किया, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सर्व किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में इतने साल सर्व किया, महीने 2 महीने पहले जब वो अपने कैरियर में पीक पे पहुंचना जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उससे पहले अगर हुकूमत एक ऑर्डर डिस्टर्ब करे, एक अपने सियासी मकासद के लिए कोई फैसला करने की कोशिश करे कि नहीं इनको हम जज नहीं बनाएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि जो स्टेटस को वो मेंटेन रहे, काजी फाइसा साहब ही रहे, और अगर वो नहीं रह सकते सुप्रीम कोर्ट में तो उनको आईनी अदालत में भेज दें, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो है वो आईनी अदालत को मुंतकिल कर दें, तो वो शख्स एक इंसान भी है ना, वो रिएक्ट तो करेगा। मैं सिर्फ एक मफहूम की बात कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि एक सियासत हो रही है मुकम्मल तौर पे, जिसमें कहा जाता है कि हुकूमत भी है, जिसमें कुछ जजेस भी ऑन बोर्ड है कि यार मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने देना है और स्टेटस को मेंटेन रहे। तो सामने अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसको मैं कह रहा हूँ मेरी नजर में वो एक आईनी फैसला है, दुरुस्त फैसला है रिजर्व सीट वालों का, इससे पीएमएलएन ने पार्टी नहीं बनता था सीटों पे, तो फिर भी अगर ये कोई मफरूजा भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए पॉलिटिकल फैसले, तो आप ये करेंगे सब सियासत करेंगे, उनको अपनी जो बेस्ट पोजीशन मिलने वाली है अपनी लाइफ की, जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं वो सियासत ना करें या वो कुछ ना करें, लेकिन आप जो है कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे जो है दूसरों को एतराज हो। तो ये मुझे मन तक समझ नहीं आती। जाहिर सी बात है हुकूमत की, अब तो ये जो बिलावल साहब का इंटरव्यू है, जो बाकी लोग बात कर रहे हैं, उनका तो एक मिसट्रस्ट नजर आ रहा है मंसूर अली शाह साहब पे, और उसकी वजह अब जैसे कुछ हद तक उमर चीमा साहब ने बताई कि कहीं पे एक प्राइवेट महफिल में उन्होंने बात कर दी, कोई इस तरह की बातें की जाती है। आई थिंक उस अगर कोई ऐसी गुफ्तगू, अगर तो है भी कोई ऐसी गुफ्तगू उनकी या किसी और की किसी से हुई है इलेक्शंस को लेके, तो उसके बेसिस पर क्या आप इतना बड़ा फैसला लेंगे कि आप आईनी तरमीम लेके आ जाएं? शहजादी क्या है, क्या मतलब क्या गुफ्तगू या प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई है ये हमला इल्मे से? अच्छा, मैं देखिए यहाँ पे मैं क्यों नाम दिए बगैर ये बात मैं करूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ये एक अफवाहें गर्दिश कर रही है कि कुछ जजेस ने ऐसी बात की जिसका हवाला ख्वाजा आसिफ साहब देते रहे, बल्कि तो ऑन रिकॉर्ड वो आके कहते रहे कि 25 अक्टूबर के बाद जो है इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड बेसिकली ये बताया जाता है कि कुछ जजेस ने कहीं पे ये बात की थी कि देखिए ये जो जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं ये तो बड़े गलत इलेक्शन हुए, इसमें धांधली हुई है, ये नल एंड वॉइड होने चाहिए। तो ये कहा जाता है कि एक बैकग्राउंड है जिसकी बेसिस पे अज्यूम किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तबसरा किया या कुछ और लोग ये तबसरा करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी वेग सी बात है ना कि अगर प्राइवेट महफिल में ऐसी कोई बात नहीं है तो इस पर क्या आप एक आईनी तरमीम ले आएंगे? आप एक जज जो कि लीगली एक ऑर्डर के तहत उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनका रास्ता रोक देंगे? ये बात तो मुझे नहीं है। लेकिन अगर देखें जो बिलावल साहब ने पहले बात की है कि आईनी अदालत की जरूरत किसकी है, उस पर अगर उनके पॉइंट्स हैं तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये जो जवाब वो फराहम करेंगे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल इसकी कोई मंतक नहीं है। सोहेल वड़ाई साहब आपकी क्या इसके ऊपर आया? मुझे तो बड़ा सुन के दुख हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह रिएक्टिव मूड में है
और वो इसलिए फैसले दे रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा। जजेस डेफिनेटली इंसान तो होते हैं, लेकिन उनके पास जो इख्तियार है वो खुदाई इख्तियार है, खुदा मुनसिफ है। और उसके बाद यहाँ पे उनको खुदा के क्या मनसब जो है वो उनको खुदा नहीं बनना, लेकिन खुदा की ये जिम्मेदारी जो इंसाफ की है वो ये निभाते हैं। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो गुस्से में आके आइन के खिलाफ फैसले दे देंगे, वो जो है वो पार्लियामेंट के खिलाफ फैसले दे देंगे, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है ये हुकूमत का तासुर है। बिलावल सब कहते हैं ये हुकूमत का तासुर है। हाँ, मुझे बात अपनी करने दें। जी सर। ठीक है, तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इससे कहीं बालातर है, बल्कि सारे जजेस जो हैं इससे कहीं बालातर होने चाहिए। यही तो गलती है कि जो किन जजेस को कहाँ पे ये आइन के अंदर लिखा है कि वजीर आजम को 5 या 3 जज जो है वो निकाल सकते हैं। क्या कोई आइन का आर्टिकल है? आप कभी तौहीन अदालत में निकाल देते हैं, जबकि वजीर आजम को निकालने के लिए तो बड़े वाजे अलग से आर्टिकल्स मौजूद हैं कि या वो निकल सकता है अदम एतमाद से या रिजाइन करने से। ये खुद ही इन्होंने सारी इंटरप्रिटेशन कर लिया, खुद अपना आइन लिख लिया है, खुद ही अपनी आर्टिकल 109 जो है, जो कि जजेस का एहतसाब था, उसको भी खुद ही लिख लिया है। और हम इनको जस्टिफाई करें क्यों भाई? कोई भी आइन, कोई भी सबसे बड़ा अदारा जो है वो पार्लियामान है, उसको ही हक है। और पार्लियामान जो है वो सॉवरन है, और बाकी तमाम अदारे जो हैं वो उसकी कोख से जन्म लिया है वो उन्होंने। और हुकूमत को चलने देना चाहिए जमहूरी तरीका है। सबसे बड़ा जो इंसाफ होता है ना वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन से बड़ा कोई इंसाफ नहीं है। इलेक्शन जो है वो तय करता है कि किसने हुकूमत करनी है। जजेस का इंसाफ जो है वो तय नहीं करता कि किसने हुकूमत करनी है, कि 5 जजेस जो अनइलेक्टेड हैं, जो नॉमिनेटेड है एक चीफ जस्टिस के, वो बैठ के फैसला कर लें कि करोड़ों लोगों का जो वजीर आजम है, जो लोगों ने अपनी ख्वाहिशों से बनाया हुआ है, उसको घर भेज दें। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट ए लॉ, दिस इज नॉट द मैंडेट, दिस इज नॉट ए जस्टिस, दिस इज टोटली अनजस्ट फैसले। ये तो अदलिया की आमरीत थी जो चल रही है। जजेस को कोई इख्तियार नहीं है दुनिया भर में इस तरह से करने का। ये यहाँ पे इन्होंने, चूंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तो इन्होंने ये सारे कर लिए। जो ये शुरू हुए हैं जस्टिस मुनीर से लेके आज तक यही करते आए हैं। तो कभी इन्होंने तहरीर पे पाबंदियां लगाई हैं, कहीं तकरीर पे पाबंदियां लगाई हैं, कहीं पॉलिटिशियन पे लगाई हैं। बजाय इसके कोई आजादियां दें। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट्स इसलिए होती हैं कि वो लोगों को आजादियां दें, वो लोगों के लिए आसानियां फराम करें, आइन की वो इंटरप्रिटेशन करें जिससे कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो, आइन की वो इंटरप्रिटेशन करें जिससे जमहूरियत मजबूत हो। इन्होंने हमेशा आइन की वो इंटरप्रिटेशन की है जिससे आजादियां खत्म हो, जिससे मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर और पाबंदियां लगें। कभी 62 का वो कर देते हैं, कभी 63 की कर देते हैं, कभी जो है वो वजीर आजम के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये इस तरह से तो ये अदलिया जो है उसी को हुकूमत दे दें, जजेस को दे दें हुकूमत। ये चला के दिखाए ना जरा। अगर ये प्राइवेटाइजेशन के भी फैसला जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने करना है, गवर्नेंस का फैसला भी यही करना है, इन्होंने करना है, आईजी भी वहीं बुला के इन्होंने बिठाए होने हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी वहां उन्होंने रोज बुला के उनकी जवाब तलबी करनी है। तो फिर सारी गवर्नेंस भी उनको दे दें। सर लेकिन ये बताएं, सिर्फ इस तासुर के ऊपर के आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो दोबारा इलेक्शंस का कह देंगे या वो इलेक्शंस ऑडिट का कह देंगे, इतने बड़े पैमाने पर ये तब्दीली करना, ढांचा तब्दील करना। मुझे अगर ये पता चले, जैसे कि जस्टिस साहबान को ये पता चला कि जनरल मुशर्रफ जो है वो एक ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, तो उन्होंने पूरी कोर्ट, फुल कोर्ट बुला के और एक तादीदी आर्डर जारी कर दिया था। अगर पार्लियामेंट को ये पता चले कि जजेस जो हैं वो उनके इख्तियारात को कम करने वाले हैं, तो उनको भी तो हक है ना, जिस तरह जजेस को हक था कि वो भी कोई तहदीदी लेजिस्लेशन कर ले। कि क्या जो सॉवरन पार्लियामेंट है वो हाथ बांध के बैठी रहे कि जी आप हमारे इख्तियारात ले लें जनाब, आप हमें निकाल लें जनाब, आप हमें कत्ल कर लें जनाब,
आप हमें फांसी दे लें जनाब, आप हमें तौहीन अदालत का नोटिस दे दें, आप हमें करप्ट करार दे दें। तो अगर ऐसी किसी बात का पता चले तो फिर हक बजाने पे किसी जज को किसी जज को भी आज तक जेल हुई है। ये जो करप्शन के केसेस होते हैं अरकान पार्लियामेंट को तो आप जो है वो पहले निकालते हैं फिर जेल भेजते हैं, तो जज घर चला जाता है, उसको पेंशन भी मिल जाती है। क्यों? ये बड़ी दिलचस्प बात कही है सुहेल वड़ायत साहब ने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलीम साफी साहब से उनका तज्जिया जानेंगे। हुकूमत आईनी तरमीम क्यों लाना चाहती है, खासकर बिलावल साहब आजकल बड़ी क्यों लॉबिंग इसके लिए कर रहे हैं? बिलावल साहब ने कल खुल के इसकी वजाहत भी दी है, वजूहात भी बताई हैं, उसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल साहब की जो बात थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। वो समझते हैं कि अगर कहीं से ये भिनक हो या ये पता चले कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ कुछ होने वाले हैं, उनके इख्तियारात कम करने जा रही है जुडिशरी, तो फिर लेजिस्लेशन करना या उसको रोकना, इसमें बिल्कुल पार्लियामेंट हक बजानिब होगी। नहीं, सुहेल वड़ायत साहब ने अदलिया के बारे में जो कुछ फरमाया उससे मुझे 100% इत्तेफाक है, और ये हकीकत है कि बाकी लोगों का तो कुछ न कुछ एहतसाब हो जाता है, सियासतदानों का इलेक्शन में हो जाता है, इलेक्शन के अलावा भी उनका होता है, लेकिन जिन जजेस ने ये ऐसे फैसले दिए हैं उनमें से किसी का कोई एहतसाब नहीं हुआ। लेकिन बिलावल साहब अब जो कह रहे हैं वो उनके माजी के मौक़िफ़ के बरक्स है। अब पहले हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो जो तरमीम ला रही है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, और मैंने तो कल उनका इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया है कि मंसूर अली शाह साहब जजेस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, हमने सुनवाया अभी, तो ये मेरे लिए हैरानकुन है। मेरे लिए इसलिए हैरानकुन है कि एक ये हुकूमत के और बिलावल के उस मौक़िफ़ की नफ़ी करती है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है, किसी के खौफ से हो रही है और किसी को लाने के लिए हो रही है, इससे अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। और दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो चीफ जस्टिस तो बाकी चीफ जस्टिस बाकी जजेस की तरह एक जज होता है, उसका काम उनको कंट्रोल करना नहीं होता। वो ये कहते हैं कि वो बाकी जजों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इस हवाले से बिलावल साहब के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं है। ठीक है शहजाद, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे सुहेल साहब की भी, उमर की भी। सुहेल साहब ने बड़ा दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा किया, कुछ कहना चाहेंगे? अलीना देखें, जो सुहेल साहब बात बता रहे हैं जजेस की तारीख, अदलिया की तारीख, उसमें तो किसी की दो राय नहीं है। ठीक, ये अदलिया जो है ये एस्टैब्लिशमेंट ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है सियासतदानों को हटाने के लिए, उनके इक़्तिदार खत्म करने के लिए। बिल्कुल फैक्चुअल बात है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल जो मसला चल रहा है, जिसमें बिलावल साहब ने कह दिया है और अभी सलीम साफी साहब भी जैसे कह रहे थे कि एक शख्सियत पे बात आ गई कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मेरा इस पर यह कहना है कि क्या मंसूर अली शाह साहब का जो पूरा करियर आपने देखा है उसमें कहीं आपको वो ऐसे फैसले देते हुए नजर आए हैं जिससे ये तासुर उभरा हो कि वो सियासी फैसले दे रहे हैं या वो पीटीआई के हक में फैसले दे रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि 12 जुलाई से पहले कोई भी मामला हो, इवन जब 6 जजेस के खत का मामला आया जिसपे उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलके ये फैसला किया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं सुनेगा, ये इस पे जुडिशल काउंसिल बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए। उसमें भी जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो काजी फाइज ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब ने मिलकर की थी। ठीक है, इस पे आप पीछे 63A पे चले जाएं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे चले जाएं, हर फैसले पे मंसूर अली शाह साहब उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े नजर आते थे, ना कि आसिफ सईद खोसा या उमर अता बंदियाल या इवन मुनीब अख्तर, उनके साथ खड़े हुए हमें वो नहीं नजर आए। तो जो बात तारीखी पस मंजर पेश किया सोल साहब ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे कैसे अप्लाई होता है? जस्ट बिकॉज उन्होंने 12 तारीख का एक फैसला दिया है जिसपे, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी जो कानूनदान है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये राय रखते हैं कि ये फैसला लीगली दुरुस्त है। हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय हो सकती है, जैसे मैंने कहा जस्टिस याहिया आफरीदी की भी राय है, कुछ लीगल एक्सपर्ट की भी हो सकती है। दो बातें थी ना शहजाद, दो बातें थी ना। एक तो उन्होंने कहा ये सियासी फैसला है, कोई ये कह सकता है कि एक सियासी फैसला है? मेरी नजर में ये एनालिसिस 12 जुलाई के फैसले के हवाले से गलत है। ये सीटें ना नूली की थी ना पीपल्स पार्टी की थी। उन्होंने एक अटेम्प्ट की, वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई।
आगे बढ़े, जिसका अच्छा चले। सोहेल साहब मैं आपसे इस तरह से पूछ लेती हूँ, अगर कुछ जजेस या अदलिया से मुतल्लिक शिकायत हैं तो उसको क्या यही हाल है कि पूरा का पूरा ढांचा ही तब्दील कर दिया जाए, आइन का एक नई कोर्ट बना दी जाए जिसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर कुछ बेहतर हल भी हो सकता था, चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते थे? नहीं, पहली तो क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में तरमीम करे या नहीं है? पहला तो ये सवाल है ना कि फर्ज करें वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये तो दूसरी बात है। मेरी नजर में जाहिर है पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है और आइन ने ये इख्तियार दिया है, आइन के फ्रेमर्स ने ये इख्तियार दिया है। दूसरी बात है कि हो सकता है आप लोगों के कई लोगों के ख्याल में वो गलत तरमीम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी नजर में वो सही कर रहे हैं, लेकिन इसकी करेक्शन हो जाती है। फर्ज करें आज वो गलत तरमीम करते हैं, भुट्टो साहब ने कई तरमीम की, वो बाद में अंडू हो गई, 85 में कई तरमीम हुई, वो अंडू हो गई, 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आ गई, आज ये आ रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो जजेस फैसला कर देते हैं वो अंडू नहीं होते, उससे हुकूमत फौरन चली जाती है, उससे किसी को फांसी लग जाती है, उससे कोई नाअहल हो जाता है। जो लेजिस्लेशन होती है, फर्ज करें इस वक्त मैं मान लेता हूं कि ये हुकूमत अपने मफाद में कर रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इससे बड़े जो काबल और बड़े जिनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती उन जजेस का नुकसान हो जाएगा और उनसे ज्यादती हो जाएगी, मैं ये भी दोनों चीजें मान लेता हूं। मगर सवाल ये है कि अगर मुझे ये शुबा हो या हुकूमत को ये शुबा हो कि भाई इन जजेस की वजह से पार्लियामेंट ही चली जाएगी, हुकूमत ही चली जाएगी, तो क्या उनको जो वो इख्तियार हासिल है अपनी तरमीम करने का वो यूज करें या ना करें? सर लेकिन ये है असल, ये देखो ना, असल सवाल तो ये है लेकिन कि क्या असल सवाल ये नहीं है कि अदालती इस्लाहात अगर हुकूमत करना चाहती है तो वो अदालती इस्लाहात ऐसी हों जिससे मुल्क के लिए आगे फ़ायदा हो और ऐसी कोई प्रेसिडेंट सेट ना हो जिससे आगे जाकर निज़ाम में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। अदालती इस्लाहात अगर फ़ायदे के लिए हैं तो डेफिनेटली हों, इख्तियार के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई इस्लाहात की जा रही हैं जिससे संगीन नताइज हो सकते हैं मुल्क की सैंक्टिटी के ऊपर, तो फिर उस सूरत में क्या करें? देखिए ना, ये फैसला किसने करना है कि इसके संगीन नताइज हैं या इसके बड़े नमकीन नताइज हैं? तो ये अगर तो मेरे और आप जैसे तजिया निगारों ने ये फैसले करने हैं तो फिर सर वो तो चल रहा, जो कानूनदान है बड़े बड़े वो भी अपनी राय का इजहार करें इसके ऊपर। भाई गुजारिश तो सुन ले ना, बात सवाल करके फिर सुन भी लिया। चले सर बता दें। देखें, गुजारिश ये है कि देखें, जो सवाल ये है कि क्या मेरा ये जो हक है बोलने का, ठीक है, अगर जब इस पे पार्लियामेंट पाबंदी लगाए तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब पार्लियामान के हकूक के ऊपर ज़रब लगाती है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो पार्लियामान को ये करने दें, अगर कोई गलत करेगी तो हम सबसे पहले उसको कंडेम करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे सारी सोसाइटी मिलके। जैसे मैं पहले कहा कि हमने कई दफा गलत आईनी अमेंडमेंट्स की हैं, मुल्की मफाद या उस वक्त की हुकूमत का मफाद होता है, जाती मफाद होता है, लेकिन सर फिर उसके असरात क्या हुए हमने वो भी देखे, असरात होते हैं इन चीजों के। हम इसी आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स भी है ना सर, तो अगर ऐसी कोई अगर एक चीफ जस्टिस को उठा के साइड पे बिल्कुल आपने रिडंडेंट कर दिया, एक ऊपर आके आपने अदालत बना दी अपने जाती मकासद के लिए, वक्ती मफादात के लिए, तो उसके फिर नताइज नहीं होंगे सर? नताइज तो हर चीज के है ना, आपके बोलने के भी नताइज हैं, मेरे बोलने के भी नताइज हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके बोलने को मुझे हक है रोकने का? क्या पार्लियामेंट के ये जो लेजिस्लेशन का हक है, इसको रोकने का हक है? हम तनकीद कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर क्या वो अपने, आप ये कहते हैं कि ना वो अपने मफाद में काम करें, ना वो अपने बचाव के लिए काम करें, ना वो जो है वो ये ख्याल करें कि उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो सिर्फ जो है मुस्तकबिल को देखें और मुस्तकबिल को देख के फैसला करें, चाहे खुद ज़ुबा हो जाए जैसे पहले होते रहे हैं पूरी तारीख में 75 साल। ऐसे तो नहीं होता। तो देखो, क्वेश्चन ये है कि बार बार ज़ुबा हुई है पार्लियामेंट,
बार बार जो है वो पॉलिटिशियन नायल हुए हैं। आज तक जजेस के ऊपर तो कोई पूरी तारीख में कोई वाकया नहीं मिलता। मार्शल लॉ आता है तब भी हलफ उठा लेते हैं, पीसीओ के तहत गवर्नर लग जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का जो आया तो सारे गवर्नर लग गए, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ने जनरल मुशर्रफ आए तो उनको आईनी तरमीम का हक भी दे दिया। तो ये तारीख है और आप तवक्को कर रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर इंसाफ ले आएंगे, मुल्क के अंदर जो है वो कर लेंगे। तारीख भी तो देखा करें ना कि उन्होंने क्या क्या फैसले किए हुए हैं और आगे उनसे क्या तवक्को है कि कल को वो जनाब मुल्क के अंदर इंसाफ ले आएंगे। वो सारे मुल्क के महकमों को जाके अपने अदालती आमरीत के सामने खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरा ये भी सवाल है कि अगर हम अदालती आईनी अदालत बना लेंगे तो उसके जो सरबराह और जजेस होंगे उनसे क्या, अगर इसी तारीख के साथ करने तो तवक्को की जा सकती है कि वो भी कुछ बेहतरी ले आएंगे। लेकिन शहजाद, उमर, साफी साहब कोई जवाब देना चाहेगा? अलीना, ये जो आप बात कर रही थी ना कि संगीन नताइज की, जी सर। पहली बात तो ये है कि लोग बात करते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते क्या संगीन नताइज क्या होंगे। मैं इस बात को इस तरह से फर्ज कर लेता हूं कि आज से पहले तक जो जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार था उसके नतीजे में हमें फायदा क्या हुआ है, यानी कि हम जो है यानी कि बात कर रहे हैं ना अभी नुकसान होने वाला है, कौन सा फायदा हुआ है? क्या कोई हमने कभी परफॉर्मेंस ऑडिट किया उनका? क्या हमने देखा है कि अगर हम जो हमारे हिसाब से मजबूत तरीन जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं हालिया तारीख में वो इफ्तिखार चौधरी गुजरे हैं और काफी यानी कि बल्कि तवील तरीन जो दौर उनका रहा, उस दौरान क्या यानी कि उन्होंने एक पॉपुलिज्म के अलावा क्या कोई रिफॉर्म्स किए हैं कोई जुडिशरी के लिए, सिवाय जजेस का जब अपने इश्यूज आते हैं तो उसको उन्होंने आजादी जुडिशरी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उससे मशरूत कर देते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? या जो रेकोडे का फैसला आया या स्टील मिल का फैसला आया वो किसके दौर में आया? हमने को परफॉर्मेंस ऑडिट किया है या जो जिस तरीके से जो काम साकब निसार करते रहे थे उसमें क्या हुआ? अच्छा, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी देखें कि एक सक्सेशन लाइन बनी हुई है पहले कि जजेस आ रहे हैं और वो लाइन में लगे हुए हैं, उधर कोई तमीज नहीं है। आप जो है किसी और आप बेशक और जो हाई कोर्ट का जज होता है ना इवन उसकी भी ट्रेनिंग नहीं होती, जो ही वो जज बनते हैं ना तो आके उन्होंने प्रिजाइड वो अपना काम शुरू कर देते हैं जज वाला, यानी कि वो ये नहीं होता कि उन्होंने कोई 2 माह या 4 माह। इसके बरक्स आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, फौजी देख लें, वो सारे अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, एलिवेशन का भी होना चाहिए आगे। तो है नहीं कि मेरा है कि कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी कबाहत वाली बात नहीं है। मैं पहले भी आपसे बात करता हूं कि इस प्रोसेस में जो एक चीज आएगी वो ये आएगी कि कम से कम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे का रिगार्ड करना शुरू करेंगे, वो एक दूसरे से अपने आप को बेनियाज नहीं समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए उसके लिए आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत है, ये मेरा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आप मैकेनिज्म बना देते अकाउंटेबिलिटी का, जजेस की स्क्रूटनी का, उनकी एलिवेशन का, तो ये मामला बेहतर नहीं हो सकता था क्या? अगर मुझे इजाजत है कि अगर आईनी अदालत बन जाती है उसमें क्या मजा है? क्या सर बट उसका मकसद और जवाब जो पेश किया जा रहा है, जैसे सुहेल साहब के पास भी वो भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसका जो मकसद और जवाब पेश किया जा रहा है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर तनकीद। आइन की क्या जरूरत है? आइन की जरूरत ही क्या है, मुझे ये बताए ना, आइन की जरूरत ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या है? सवाल तो यह है कि जिसके ऊपर कंसेंसस हो पॉलिटिकल पार्टीज का वही चीज जरूरत होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पे कंसेंसस हो चुका है कि भाई आईनी अदालत बननी चाहिए, तो अब इसमें रुकावट क्या है? ठीक है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह बना था, सारी चीजें इसी तरह डेवलप होती हैं। व्हाट इज सो डिफरेंट फ्रॉम अबाउट इट? सर कहा यह जा रहा है कि जी आप अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बना देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बिल्कुल कर्ब कर देंगे और उसके पीछे सियासी मकासद है। अदालत की इस तरह से पावर्स को कर्ब करना वो भी पार्लियामेंट की तरफ से, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं, चारों सूबों से जज होंगे। देखें, भुट्टो की फांसी में भी सारे पंजाबी जज थे, बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों में भी जो सारे लोग उसको जवाब फराहम करते रहे असम्बलियां तोड़ने का, सारे मेजॉरिटी पंजाबी जज थे। आप ये भी देखें, आप फेडरेशन में हैं, आपको दूसरे सूबों का बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, सिंध के क्या हालात हैं, केपी में क्या फीलिंग पाई जाती है। आप अपनी सेनेट को मजबूत नहीं करेंगे, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएंगे, तो ये फेडरेशन चलनी मुश्किल हो रही है।
आपको ये अंदाजा नहीं है कि आप एक मेजॉरिटी सूबे के सारे जजेस बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि हमारा जो है अब दिल ये कर रहा है, ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या इस वक्त वाकई में ये थॉट प्रोसेस है और क्या वाकई इस वक्त हुकूमत यही चाहती है, इसके पीछे मकसद यही है? मकसद कोई भी हो, अगर काम ठीक हो रहा है तो बस ठीक है। हो सकता है बड़ा नफेरियस हो बड़े, लेकिन काम ठीक होना चाहिए। अगर काम ठीक हो जाए तो क्या रह जाए। ठीक है, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहजाद साहब, मकसद कोई भी हो लेकिन काम अगर ठीक हो रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखिए, मकसद तो यही होना चाहिए कि जो आईनी तरमीम हो उससे इस्लाहात हो, जैसे कि बताया जा रहा था कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मकसद तो आपका यही होना चाहिए। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो अभी बातें हुई है जजेस के हवाले से माजी में, जो खासतौर पर अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है, जिसको 19वीं तरमीम में ये ऐसी एक कमेटी बनाई गई जिससे पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन के रह गई और जुडिशल कमीशन जो है वो असल इख्तियार रखता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस बैलेंस को चेंज होने की जरूरत है, जहां पे आप एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करेंगे कि जजेस और पार्लियामेंट ये मिलकर एक जज को जो है एलिवेट करें या उसको अपॉइंट करें एज चीफ जस्टिस। इसमें तो बेहतरी आने की जरूरत है। ये एटलीस्ट कम से कम ये बराबरी की सतह पे होना चाहिए पार्लियामेंट और जुडिशरी के से। अगर आप मुकम्मल जुडिशरी को दे देंगे तो वही मसाइल हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर आप मुकम्मल ये पार्लियामेंट को इख्तियार दे देंगे तो फिर ऑब्वियसली मसाइल ऐसे पैदा होंगे जिसमें आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ गई है। जिसकी मेजॉरिटी होगी वो अपना जज लगा लेगा। और जो हमारे सामने मुसवदा आया था अलीजा, जरा वो भी देख लीजिए क्या था। क्या वो इस तरीके कार में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसको बेहतर बना रहा था? मुझे नहीं लगता। उसमें क्या कहा गया था कि आईनी अदालत का पहला जो चीफ जस्टिस है वो वजीर आजम अपॉइंट करेंगे, यानी कि कोई पार्लियामेंट नहीं है उसमें और वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। साहब कह रहे थे कि आप आने दें, तरमीम होने दें, फिर बाद में हम उसके अंदर इस्लाहात करवा लेंगे अगर गुंजाइश हो तो। नहीं, देखिए ये मकसद क्या है कि पहला चीफ जस्टिस आईनी अदालत का जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। फिर ये कहा गया था कि पार्लियामानी जो कमेटीज हैं उसके तनासुब से बाकी जजेस अपॉइंट हो गए, यानी कि पार्लियामेंट में हमेशा मेजॉरिटी ट्रेजरी बेंचेस की होती है तो ट्रेजरी बेंचेस के जजेस लगेंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या नैब चेयरमैन हो उसके लिए क्या कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें बराबर तनासुब होगा ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे कहा है कि पार्लियामेंट होगा। तो अगर ये पार्लियामेंट में लगाना है और पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस में लगाना है तो इसका मतलब जिसकी हुकूमत होगी उसके पास फैसला होगा। ठीक है। और इसी तरीके से एक और चीज इसमें अलीना अगर मुझे ऐड करने की इजाजत दे, जो जजेस के ट्रांसफर वाला मामला था कि हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़े सेंसिटिव केस चल रहे हैं और हुकूमत को लगे कि यार ये केस तो हमारे खिलाफ है, वो फौरी तौर पर उस जज को ट्रांसफर कर देंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। आप क्या कर लेंगे? बहुत से सवालात हैं इसके अंदर शहजाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन सुहेल साहब का नुक्ता अपनी जगह। मैं चाहती हूँ उसके ऊपर भी जरा सलीम साफी साहब की हम राय ले लें। सलीम साफी साहब, मकसद कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त, टाइमिंग और मकसद तरमीम के पीछे? वैसे मकसद तो जाहिर बात है कि इम्पोर्टेंट होगा और खुसूसन हुकूमत के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने मेरे ख्याल में बड़ी लामकसद गुफ्तगू कर ली पिछले कई प्रोग्रामों में। जितनी भी हमने आईनी तरमीम पे बात की तो वो मुझे तो लामकसद नजर आती है। क्यों? और लामकसद इसलिए नजर आती है कि आईनी तरमीम का हतमी मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। अभी हुकूमत और अपोजिशन के मसौदा फाइनल कर रहे हैं, तो जो फैसला होगा हो सकता है हम जो बातें डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई बात ही ना हो, तो फिर पछताएंगे कि जी हमने तो बहुत ज्यादा वक्त कर दिया है। नहीं, वैसे माजरत के साथ सर, जहां आप बात कर रहे हैं सेंस बनाती है, लेकिन ड्राफ्ट के ऊपर तो इसी तरह गुफ्तगू होती है ना। ड्राफ्ट एक इनफील्ड है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं हम, बहुत सी उसकी चीज़ों को हम अच्छी हैं बुरी हैं इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो फाइनल अमेंडमेंट आएगी फिर उसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास ड्राफ्ट है सर, बिल्कुल वो शेयर किया था ना ड्राफ्ट है सर, शेयर किया गया था ना। बारे में तो ये कहा गया है कि जो हुकूमती ड्राफ्ट था उसकी अब कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। एक ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान बना रहे हैं, एक हुकूमत बना रही है, और उन दोनों ड्राफ्टों को मिला के वो कंसेंसस के साथ कोई ड्राफ्ट बनाएंगे। उस पे फिर अगर हम बात करें तो उसकी कोई मकसदियत होगी। उससे पहले हम मफरूजों की बुनियाद पे लगे हुए हैं, रोजाना बहस कर रहे हैं। एक चीज तो मुझे बता दें, कुछ भी हो आईनी अदालत के ऊपर तो है ना कंसेंसस। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बता दिया ना सब कि वो क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं। लैंग्वेज के ऊपर चले, निटी-ग्रिटीज के ऊपर बाद में भी बात कर लें, बट इस मकसद, इस जवाज को किस तरह से कहेंगे?
जब आईनी अदालत पे कंसेंसस है सबको, तो फिर आपको क्या एतराज है? अच्छा, चाहे वो गलती कर रहे हो, एज अ मीडिया वॉच डॉग हम कुछ नहीं कह सकते सर? ये आप कैसे कह सकती हैं कि देखिए पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी क़यादत बैठी थी। अच्छा। और उन्होंने एक चीज पे इत्तेफाक किया था। ठीक है। और इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान भी उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने माजी में इसकी हिमायत की थी। उस वक्त ना मंसूर अली शाह साहब थे, ना फैज़ ईसा साहब थे, ना कोई इस तरह की सूरत हाल। तो सर वो इतने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इतने साल हो गए, अब याद आया इनको? ये है कि देखिए इज्तिमाई दानिश पाकिस्तान की वो ऐसी सियासी क़यादत की सूरत में सामने आती है। ये तो हम उनको बदनीयत करार दे के या कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, ये तो हम पाकिस्तान के पूरे इज्तिमाई दानिश को चैलेंज कर रहे हैं। यानी फिर आप कह रहे हैं जो आपने पहले तज्जिया दिया था बिलावल से मुतल्लिक, आप उससे पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं उससे पीछे नहीं हटा हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि आईनी अदालत एक मुत्तफ़िका चीज़ थी, तो उसको बिलावल को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। बिलावल इस तरह के बयानात देकर मंसूर अली शाह साहब से मुतालिक या जजेस से मुतालिक उस मुत्तफ़िका चीज़ को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं। मैंने उस बुनियाद पे तनकीद की थी उन पे। तो फिर तो सर मकसद अगर वो अपना बता रहे हैं तो वो तो फिर इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो अपने अज़ाइम और मकसद बता रहे हैं तो फिर इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ मकसद? क्या अज़ाइम बता रहे हैं? हुकूमत बचाओ, अगर हुकूमत अपने बचाव की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। हमारे पैनल के ऊपर आज डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। सबकी राय आपने जानी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।